हाय लोग, इस वीडियो में मैं अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मैं गुड़गांव से पहले गया हैदराबाद। हैदराबाद से फिर रूरल हैदराबाद, जहाँ एक्चुअल मेरे को काम था। फिर वहाँ से मैं रिटर्न आया हैदराबाद सिटी। हैदराबाद सिटी में घूमा, बिरला मंदिर गया, मेट्रो घूमा। देन वहाँ से मैं निकला नागपुर के लिए। नागपुर के लिए मैंने वहाँ पर ट्रेन की टिकट बुक करी थी, सेकंड क्लास एसी रिजर्वेशन। उस ट्रेन में मेरे को बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। सेटिस्फेक्शन सिर्फ सीट को लेकर था कि हाँ, सीट वहाँ पर अच्छी मिली थी, कर्टेंस वगैरह लगे हुए थे, शायद सेकंड एसी था इसलिए। लेकिन अंदर साफ़ सफाई के मामले में ना बहुत ज़्यादा, मतलब ये लगा लो, गंदपना सा था और हल्की हल्की स्मेल से भी आ रही थी। तो वो अलग चीज़ है, रेलवे को उसका ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हम पहुँचे भैया नागपुर। नागपुर जाने के बाद नागपुर मेट्रो का हमने मज़ा लिया, वहाँ घूमे। उसके बाद ऑफिस का काम ख़त्म करके वहाँ से मेरे को प्लान मिला कि मुंबई जाना है। तो नागपुर से फिर मैंने दोबारा ट्रेन की टिकट बुक करी। इस बार बुक करी मैंने थर्ड एसी की, थर्ड एसी दुरंतो एक्सप्रेस। तो नागपुर से मुंबई जाने के लिए जो मेरे को ट्रेन मिली ना, वो एक नंबर थी भाई। उसका क्लीनिनेस सब कुछ बढ़िया था और स्पीड भी मतलब ठीक ठाक ही थी ट्रेन की, मज़ा आया। लेकिन वो ना थोड़ी ज़्यादा हिल रही थी एज़ कम्पेयर टू द नागपुर ट्रेन। जो मतलब मैं हैदराबाद से नागपुर आया था, वो उसमें इतना फील भी नहीं हुआ कि मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूँ। लेकिन नागपुर से मुंबई आने के लिए जिस ट्रेन में मैं बैठा था ना, वो बहुत ही ज़्यादा हिल रही थी। और उसकी सीटिंग वगैरह तो ठीक थी, एवरेज ही थी। मतलब एवरेज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसमें ना 3 बर्थ थी, और जो मैं हैदराबाद से नागपुर आया उसमें सिर्फ 2 बर्थ थी। तो आप बर्थ जो ऊपर वाली है ना, उसके होने के बावजूद भी आराम से बैठ सकते हो बर्थ के बीच में। लेकिन भाई जो नागपुर से मुंबई के लिए मैंने ट्रेन की टिकट बुक करी थी, उसमें आप बैठ नहीं सकते, आपको डायरेक्ट लेटना ही पड़ेगा अगर सेंटर वाले पर्सन ने अपनी बर्थ लिटा दी तो उसके बाद अब बारी आती है भाई, मुंबई पहुँचे हम। ठीक है, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन पहुँचे। बहुत ही शानदार स्टेशन है भाई, मज़ा आया। बाहर से भी जब निकल के उसको देखते हैं ना, तो एक्चुअल अभी तक फिल्मों में जो देखा था वो अपनी आंखों से देखना बहुत अच्छा लगा। मुंबई की सड़कों पे घूमे, वहाँ जाके काम किया हमने ऑफिस का। वहाँ मुंबई में हम गए बीकेसी, जैसा अपना गुड़गांव में है साइबर हब, वैसे वहाँ मुंबई में है बीकेसी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। तो वो एक नंबर की जगह है भाई। वहाँ बिल्कुल यूँ लगा लो कि बस आप घूमते ही रह जाओगे, इतना बढ़िया लग्जरियस फील देता है। उसके बाद हम वहाँ पर हमने लंच किया एक रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट का नाम था कॉपर चिमनी। कॉपर चिमनी के अंदर भाई हम गए। पहले तो हमें लगा कि शायद हो सकता है ज़्यादा हाई फाई हो, जो कि एक्चुअली था। वहाँ जाके हमने मेन्यू चेक किया तो भाई अप्रॉक्स कम से कम 500 550 का तो हमें हाफ़ पनीर मिल रहा था, चाहे कोई सा भी लो। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। अब वहाँ जैसे अपना नॉर्थ साइड में होता है ना बारबेक्यू नेशन, तो बारबेक्यू नेशन की तरह वहाँ पे बुफ़े का भी ऑप्शन था। तो बुफ़े हमने वहाँ पर ट्राई किया। बुफ़े के बारे में पूछा पहले डिटेलिंग वेज के अंदर, तो काफ़ी वैरायटी बताई उसने और चीज़ें भी काफ़ी अच्छी अच्छी थी। बुफ़े का ऑर्डर करवा करके हमने एंजॉय किया वहाँ का फूड। हर चीज़ एक नंबर थी, किसी भी चीज़ में कोई कंप्लेंट नहीं। और दिल खोल के खाया भाई, खुल्लम खाया, बिल्कुल ऐसे लगा लो भूखों की तरह टूट पड़े, जो दिखा वो हमने खाया। उसके बाद वहाँ से जब हम फ्री होके वापस आए तो अपने होटल में स्टे किया। होटल क्या बोलूँ अब उसको, वहाँ पर वो होता है क्या कहते हैं, होटल अगर आप लोगे तो आपको अलग से रूम मिलेगा जो कि महंगा होगा, 3-4 हज़ार तो उसका स्टार्टिंग प्राइस है। एंड जिसमें मैं स्टे किया था वो था डोमेट्री। तो डोमेट्री में क्या होता है ना, पीजी टाइप ही होता है। उसके अंदर आपको रूम मिलेगा एक होटल के अंदर। उस रूम को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि एक बेड के ऊपर दूसरा बेड आपको मिलेगा और उसमें आपको रहना है। नीचे वाला बेड किसी और का, ऊपर वाला बेड किसी और का। और एक रूम में वहाँ पर थे 10 बेड। 10 बेड बोले तो 5 थे, एक के ऊपर एक करके 10 हो गए। और फुल्ली एसी था। प्राइस भी ठीक ठाक ही था, लेकिन बेड के हिसाब से एक कमरे का जो चार्ज लिया ना उसने, वो बहुत ही महंगा था। तो ज़्यादा ही पड़ेगा, तो कुछ फ़ायदा था नहीं। बट हाँ, फिर भी ऑफिशियल टूर पे अगर जा रहे हो और 1-2 दिन का ही स्टे है तो वो बेस्ट रहता है। रूम लेना कोई ख़ास बात है नहीं, खामखा का पैसा जाएगा। फिर उसके बाद भाई हम गए थे मुंबई दर्शन। मुंबई दर्शन में ज़्यादा कुछ नहीं घूमे, सिर्फ 2 चीज़ देखी थी। सबसे पहले गए गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया जाने के बाद हमने वहाँ पे ही फेरी ली। फेरी से समुद्र के बीचों बीच घूम के आए, पानी बिल्कुल मज़ा लिया पानी के बीच में जाने के बाद। फिर उसके बाद वापस आए तो उधर गए हम मरीन ड्राइव पे। मरीन ड्राइव पे भी भाई थोड़ा अंधेरा हो गया था, रात सी हो गई थी, 8:30 के आसपास पहुंचा था। समुद्र तो नहीं दिखा, लेकिन हाँ, उस एनवायरनमेंट में जो मज़ा आया ना, वो एक अलग ही मतलब फीलिंग थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सारे लोग बाग घूम रहे हैं उधर, और इतना अच्छा वॉकिंग पाथ बना हुआ है, तो अलग ही चीज़ है। और मुंबई की रात की लाइटिंग तो लाजवाब है, क्या ही बताऊँ।
फिर उसके बाद भाई उधर से हम जब वापस आ रहे थे अपने होटल रूम की तरफ, तो देखा रात के 9 बजे के आसपास ही सारा मार्केट मतलब शट डाउन हो गया था धीरे धीरे। तो ये चीज़ मेरे को समझ नहीं है कि इतना बड़ा महानगर कहते हैं मुंबई को, उसके बाद भी 9 बजे तक सारी मार्केट्स बंद हो जाती हैं, तो फ़ायदा क्या? मतलब किस टाइप का महानगर है फिर? या कौन सी जगह है मुंबई की ऐसी जहाँ पूरी रात या फिर मतलब लेट नाइट तक काम चलता है, और यहाँ तो सिर्फ 9 बजे ही बंद हो गया? और ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल उसमें था, बैकग्राउंड एरिया में था प्रॉपर यार, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन जो है उसी के सामने मेरा होटल रूम था, तो आई थिंक वो एरिया सबसे बड़ा माना जाता होगा, और पीछे ही मरीन ड्राइव है तो ऑब्वियसली ये होना चाहिए। बट फिर भी वहाँ 9 बजे के आसपास सारा मार्केट धीरे धीरे शट डाउन होने लग गया था। फिर भाई हम लोग रात को मरीन ड्राइव घूम करके होटल में चले गए थे। उसी पे जस्ट पीछे वानखेड़े स्टेडियम था, लेकिन उधर जाने का मौका मिला नहीं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकलने के लिए तैयार हुए फ़्लाइट के चक्कर में। अब मुझे क्या था, वो सिद्धि विनायक भी जाके आना था कि भाई मुंबई का फेमस मंदिर है सिद्धि विनायक, अगर वहाँ नहीं गए तो फिर क्या फ़ायदा। तो वहाँ भी जाके आना था। अब ऐसे तो और भी चीज़ें थी जो घूमने की थी, लेकिन अब इतनी जल्दी नहीं कर सकते। आप पर्सनल किसी ट्रिप पे जाओ तो आराम से कर सकते हो, बट ऑफिस के काम से अगर जा रहे हो तो इतना जल्दी आप सारी मुंबई नहीं घूम सकते, या कोई भी जगह जाओगे तो सारी चीज़ नहीं देख पाओगे भाई। मेन मेन चीज़ें आप प्लान कर लो, या फिर जहाँ रुक रहे हो उसके नियर बाय को देख लो, तो वो हो जाता है कवर। तभी वहाँ से वापसी आने के लिए ना, मुंबई एयरपोर्ट के बीच में ही वो रास्ते में पड़ता है सिद्धिविनायक मंदिर, जो कि मुंबई में बहुत फेमस है। तो वहाँ हम गए सिद्धिविनायक। मैं सुबह जल्दी निकल गया यार, कि पता नहीं बड़ा मंदिर है, हो सकता है भीड़ भाड़ मिले तो लेट शेट हो जाऊँ मैं। 11:45 की फ़्लाइट थी, 2 घंटे पहले वहाँ पे चेक इन करना था। तो इस चक्कर में मैं सुबह 6 बजे निकल गया अपने होटल रूम से। 6 बजे निकलने के बाद मैंने वहाँ पहुँचने के बाद भी दर्शन कर लिए थे 7:20 तक। तो मतलब घंटा भी पूरा लग ही गया था, लेकिन वही ट्रैफिक की वजह से था थोड़ा बहुत, कैब वाले ने थोड़ा सा लेट कर दिया। तो 1 घंटे के अंदर अंदर मैं मंदिर पहुंच भी गया था, दर्शन करके बाहर भी आ गया था, और दर्शन भी काफ़ी अच्छे हो गए थे। कुछ ज़्यादा भीड़ थी नहीं, बस 8-9 लोग थे मेरे आगे, लाइन तो फिर भी लगी थी। और वहाँ पर क्या है ना, सिद्धिविनायक मंदिर के अंदर आपको सब कुछ ले जाना अलाउड तो है, लाइक आप छोटा सा हैंड बैग है आपका वो ले जा सकते हो, मोबाइल फ़ोन है वो ले जा सकते हो। एक्चुअल जो प्रेमिसेस है ना मंदिर की, जहाँ पे वो मूर्ति है गणेश जी की, वहाँ आपको फ़ोन यूज़ करने नहीं देते हैं। वहाँ बंदे खड़े रहते हैं, वो फ़ोन बंद करा देते हैं सबका। लेकिन बाकी आप साथ लेके घूमो अंदर, कोई मना नहीं है। लेकिन आपका जो लैपटॉप है, मेरे पास लैपटॉप था भाई, उसने बाहर ही रखवा दिया, मंदिर से ही बाहर रखवा दिया। बोला आप अंदर ले जाना ही अलाउड नहीं है, आप इसको कहीं बाहर स्टॉल पे रखो या काउंटर पे रखो, अंदर नहीं लेके जा सकते। तो ठीक है भाई, छोड़ के आए फिर बाहर। उसके बाद दर्शन करके फिर वापस जब बाहर आए तो दोबारा हमने वड़ा पाव खाया। भाई मुंबई का वड़ा पाव 2 टाइम खाया मैंने। फर्स्ट टाइम जब रेलवे स्टेशन पहुंचा था तब, सेकंड टाइम जब वहाँ से वापस मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकला था तब। तो दोनों टाइम मैंने वड़ा पाव खाया। वड़ा पाव मुंबई का एक नंबर है भाई, लाजवाब चीज़ जिसे कहते हैं ना वो है। आप एक वड़ा पाव खाओगे आपकी भूख मिट जाती है। साइज़ का थोड़ा सा फ़र्क रहता है, कोई 15 का देगा कोई 25 का देगा, लेकिन चीज़ एक नंबर है। उसके बाद फिर अपने को पहुंचना था मुंबई, मुंबई एयरपोर्ट। तो मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने के लिए अब टाइम तो बहुत था यार, 7:30 बजे मैं फ्री हो गया। कहाँ, पौने 12 बजे की मेरी फ़्लाइट थी तब, लेकिन क्या कर सकते हैं, बीच में और कुछ था नहीं। तो उधर से जाते टाइम रास्ते में ही हमें क्या देखने को मिला, बांद्रा सी लिंक। बांद्रा सी लिंक से होते हुए जब हम एयरपोर्ट जा रहे थे, तो वो चीज़ भी काफ़ी मतलब ज़्यादा सही लगी मेरे को, कि भाई स्पेशली प्लान नहीं करना पड़ा, अपने को जाना है तो रास्ते में ही देखने को मिल गया। वैसे तो हमने काफ़ी मूवीज़ वगैरह में देखा था, कई एडवर्टीज़मेंट में भी देखा है कि भाई वो पुल आता है, उसके वो लंबे लंबे रोप्स जो होते हैं पुल के, वो दिखाई देता है। मुंबई का अलग से ही मतलब बाहर एकदम एक्सटर्नल हाईवे है वो, बीचों बीच समुद्र से होके जाता है। तो वो भी देख के काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हम पहुँचे भाई एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पहुँचते ही जो मेन एंट्रेंस होती है ना एयरपोर्ट की, वहाँ पर इतनी तगड़ी भीड़ थी ना, मुझे एक बार को तो देख के लगा भाई सही रहा मैं जल्दी आ गया, पता चले यहाँ एंट्री लेने में इतना टाइम लग जाता। फिर भी वहाँ मेरे को 15-20 मिनट लग गए एंट्री लेने में। 15-20 मिनट के बाद जब हम अंदर पहुँचे, अंदर पहुँचने के बाद मेरे को ये कन्फ्यूज़न थी, क्योंकि बोर्डिंग पास पे गेट नंबर वगैरह कुछ लिखा नहीं था कि फ़्लाइट आप कौन से गेट से बोर्ड करोगे। लेकिन अंदर जाके जब पूछा तो उसने बोला कि आपको फ़्लाइट के नंबर से डिस्प्ले पे चेक करना होगा कि आपकी फ़्लाइट कौन से गेट से जाएगी, क्योंकि बोर्डिंग पास पे था नहीं। तो भाई वहाँ जो डिस्प्लेज़ लगी रहती हैं बोर्डिंग गेट्स के पास, तो वहाँ हमने चेक किया। गेट नंबर 1 से मेरी बोर्डिंग थी इंडिगो की। अब वहीं पास में बैठा रहा मैं, वेटिंग रूम में। वेटिंग रूम मतलब बाहर जो चेयर लगी रहती है वहीं पे बैठा रहा। मैंने सॉकेट ढूंढ लिया कि ठीक है फ़ोन चार्ज कर लेता हूँ, यूज़ कर देता हूँ, वीडियो एडिटिंग कर लूँगा, थोड़ी बहुत काम चल जाएगा। अब जिस सॉकेट में मैंने अपना चार्जर लगा के रखा और फर्स्ट टाइम फ़ोन में मैंने प्लग इन किया,
तो उस टाइम तो चार्जिंग साउंड आ गया था भाई कि हाँ चार्जिंग स्टार्ट हो गया। उसके बाद से लेकर के 3 घंटे मैं वहाँ बैठा रहा। मैंने एक बार भी ये नहीं देखा कि मेरा फ़ोन कितना चार्ज हुआ है कितना नहीं हुआ, चल भी रहा है नहीं चल रहा है। जब भाई बोर्डिंग का टाइम नज़दीक आया ना, 11 बजे बोर्डिंग गेट खुलना था, 10:40 पे मेरे को अलर्ट आता है फ़ोन के अंदर, योर बैटरी इज़ ओनली 20%। मैं एकदम से घबरा गया, शॉक हो गया, यार इतनी देर से मैंने चार्जिंग पे लगा रखा है, ये चार्ज क्यों नहीं हो रहा था। फिर बाद में मैंने सॉकेट में हिला के देखा ना, तो वो चार्जर हल्का सा लूज़ आ रहा था उसमें, अब वो हो ही नहीं रहा था चार्ज। अब मैं क्या करूँ यार, थोड़ा सा मतलब लगा मेरे को कि अब 20% ही बैटरी बची है, वीडियो भी नहीं बना पाऊँगा ढंग से, ना फ़ोन यूज़ कर पाऊँगा, और दिल्ली तक जाना है, दिल्ली से फिर कैब भी बुक करनी है घर जाने के लिए, तो ये तो बहुत पंगा हो गया। अब और ऑफलाइन अगर करूँगा तो खर्चा बहुत बैठेगा, तो ये सारी दिक्कत हुई। अब लेकिन मैंने सोचा यार सीट फिक्स है अपनी प्लेन के अंदर, कंफर्म टिकट है, कोई ट्रेन वाला हिसाब किताब तो है नहीं कि भाई उसमें वेटिंग लिस्ट में पता नहीं है भी कंफर्म या नहीं है। तो मैंने अपना फ़ोन दूसरे सॉकेट ढूंढ के चार्जिंग पे लगाया, मस्त वहाँ खड़ा रहा। 11:05 के आसपास बोर्डिंग गेट खुला, चेक इन सब लोग करने लगे, बोर्डिंग अंदर घुसने लगे। कम से कम भी इतनी लंबी लाइन थी ना कि 30-40 बंदे फर्स्ट टाइम में लगे हुए थे उस लाइन में। मैं चुपचाप वहाँ खड़ा बस इतना ही देखता रहा कि ये जब लास्ट के 4-5 बंदे बचेंगे ना, तब भी मैं फ़ोन उठा के यहाँ से लेके जाऊँगा, वरना मैं नहीं लेके जाने वाला। और फिर अपना वन प्लस का भाई 65 वाट का फास्ट चार्जिंग है, तो कम से कम भी नहीं तो 25-30 मिनट मेरे को लगे फ़ोन चार्ज करने में। 20% था मेरा फ़ोन, तो मैंने 92-93% तक कर लिया था उस टाइम तक। तो उस टाइम मैं निकल के फिर लेके गया अपने फ़ोन को अंदर। फिर तब भी मतलब मेरे बाद में भी 7-8 बंदे और आके लगे थे लाइन में, ऐसा नहीं है कि मैं लेट हो गया था। पहुँचे फिर फ़्लाइट में पहुँचने के बाद भाई, फ़्लाइट जो टेक ऑफ का एक्सपीरियंस है वो तो अल्टीमेट ही होता है, जो कुत्ते की तरह बहाते हैं ना रनवे के ऊपर, वहाँ तो अलग ही मज़ा आता है। उसके बाद जैसे ही हवा में आप हुए, फिर तो काम ख़त्म है सारा, क्योंकि आपको बस ऊपर बादल बादल देखने को मिलेंगे और कुछ नहीं। अब जो कल रात को हम घूमे थे मुंबई दर्शन करते हुए, पूरे जगह में पैदल घूमा था। गेटवे ऑफ इंडिया गया तो पैदल गया, मरीन ड्राइव गया तो पैदल गया, वहाँ से वापस आया तो पैदल आया। तो वो सारी चीज़ें करके फिर लेट नाइट तक मैंने वीडियो एडिटिंग करी, 11:30 पौने 12 हो गए थे मेरे को सोते सोते। फिर सुबह 5 बजे मेरी आँख खुल गई थी, तो मैं दोबारा उठ के फिर अपना मंदिर चला गया था सिद्धिविनायक, वहाँ से फिर डायरेक्ट एयरपोर्ट आ गया था। तो थोड़ी बहुत थकान सी हो रही थी, तो मेरे को ना फ़्लाइट में नींद आ गई। ये मतलब जो दिल्ली से मैं हैदराबाद गया था उस फ्लाइट में मेरे को नींद नहीं आई, क्योंकि वो तो बिल्कुल फ्रेश माइंड से गया था, मैं कुछ था ही नहीं। अभी उधर से आते टाइम जो था ना कि हाँ ठीक है ऊपर का देख तो चुका ही है, अब बादल बार बार देख के क्या करने का। तो वहाँ बैठे बैठे मेरे को नींद आ गई, और पूरी फ़्लाइट में मैं सोता हुआ आया हूँ, मुझे पता ही नहीं चला 2 घंटे कब में से पार हो गए। फिर भाई लैंड हुए दिल्ली। दिल्ली का T3 में भाई एग्ज़िट लेते लेते कसम से बता रहा हूँ 20 मिनट लग गए होंगे। सीधा ही सीधा सीधा ही सीधा चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा भाई कहाँ जाके एग्ज़िट आएगी। हर जगह बस लिखा हुआ है एग्ज़िट के लिए गो स्ट्रेट, एग्ज़िट के लिए गो स्ट्रेट। अबे लेकिन कितना स्ट्रेट, पता ही नहीं चल रहा भाई कब जाके निकलेंगे हम बाहर। फिर जैसे तैसे करके बाहर आए। अब देखा भाई ओला चाहिए, लेकिन ओला सर्चिंग में इतना टाइम लगा दिया बंदा, 3-4 मिनट ले गया एप्लीकेशन भी सर्च करने में, ड्राइवर पता नहीं है नहीं। और मेरे सामने कम से कम भी 10-12 टैक्सियाँ खड़ी हैं ओला की, और लेकिन एक भी बंदा रिसीव नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट से सबको महंगा किराया चाहिए भाई, सबको एक्सपेंसिव चाहिए, हाई रेट चाहिए कि भाई बंदा छोड़ के आएगा लेकिन डबल पैसा लेगा। फिर जैसे तैसे जाके मेरी बुकिंग हुई, बट उसने जब फ़ोन किया तो बोला सर मैं अभी गेट पर नहीं हूँ, आपको पार्किंग में आना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, ओला और उबर की अलग अलग पार्किंग है। तो जब मैं गया पार्किंग के पास, तो वहाँ देखा बोर्ड पे अलग से लिखा हुआ था कि ओला की गाड़ियाँ इधर खड़ी रहेंगी और उबर की गाड़ियाँ इधर खड़ी हैं। तो भाई पार्किंग के लिए अलग से स्पेस दिया हुआ है ओला उबर को, कम से कम भी शायद 3 फ्लोर की पार्किंग दे रखी है T3 के ऊपर, और वहाँ भी अलग अलग जोन बना रखे हैं ABCD करके, मतलब क्या ही नंबरिंग दे रखी है। वहाँ जाके वो मेरे को बंदा मिला। फिर भाई एयरपोर्ट से बाहर गुड़गांव NH8 हाईवे आने में आधा घंटा लग गया। मतलब रोड जो बन रहे हैं ना, बन तो हमारे कन्वीनियंस के लिए रहे हैं, बट इतना घुमा के बनाया रखा है ना रोड भाई, क्या बताऊँ। एक जगह से आप निकले हो ना घूम फिर के, वहीं से सामने से निकल के जा रहे हो, लेकिन आपको क्या है, लंबा घूम के आना पड़ता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी मतलब सही भी है और नहीं भी है, दोनों ही चीज़ें हैं यार। वरना सामने से जब जाते हैं ना तो ये लगता है कि यार यहीं से तो जाना था, कहाँ इतना लंबा घूम के आना पड़ा। बट अब क्या करें, ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। फिर वहाँ भी उस टैक्सी वाले बंदे को कम से कम पता नहीं 3-4 जगह पर्ची कटवानी पड़ी भाई एयरपोर्ट से बाहर आने के लिए। मैं भगवान जाने किस चीज़ की पर्ची कटवा रहा है, कहीं अपना ऐप स्कैन कर, कहीं आईडी स्कैन करा रहा है, कहीं अपनी पर्ची मतलब QR कोड की पर्ची कटवा रहा है कि भाई पार्किंग आउट हो गई है, एयरपोर्ट से आउट हो गया है। फिर अब बाहर मतलब प्रॉपर ही एयरपोर्ट अथॉरिटी से बाहर हो गया है, मतलब पता ही नहीं क्या क्या कटा।
फिर बाद में उस बंदे को मैंने पहले ही गाइड कर दिया था भाई कि डायरेक्ट जो मैप बताता ना सीधा सीधा वहाँ से नहीं जाने का, मैं रास्ता बताऊँगा तो मैं वहाँ शॉर्टकट से चलना। तो अभी गुड़गांव साइबर हब के अंदर से होते हुए आए आए थे, तब थोड़ा सा जल्दी पहुँच गए, वरना आगे से घुमा के लाता ना इफ़को चौक से तो बहुत लंबा पड़ जाता वो रास्ता। तो पहुँचे भाई यहाँ पर वापस। अब आने के बाद पीजी के अंदर घुसते ही ना एक अजीब सी फीलिंग आई कि पता नहीं कहाँ आ गया मैं। 5 दिन हो गए मेरे हिसाब से मेरे को यहाँ से गए हुए। तो बहुत ही अजीब सा लगा, और मैं गया भी बिल्कुल सुबह सुबह के टाइम पे था, अंधेरे में, तो थोड़ा सा मतलब फीलिंग ऐसी आई कि पता नहीं कहाँ आ गया। फिर मैं अपना कपड़े वगैरह चेंज करके बाहर गया कुछ खाने पीने का देखने के लिए। तो बाहर की गलियाँ देख के ना मैं ऐसे शॉक हो रहा हूँ कि भाई मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ घूम रहा हूँ, मतलब ऐसे बिल्कुल ब्राइट ब्राइट सा दिख रहा है ना सब कुछ, कि लग ही नहीं रहा कि मैं यहीं से गया था और यहीं रहता हूँ मैं। तो बिल्कुल सब कुछ ना एकदम अलग सा ही एक्सपीरियंस हो गया था मेरे लिए। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, बट कोई नहीं, अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। गया था मैं एक ही लोकेशन के लिए, बट घूम के आया हूँ भाई 3-4 लोकेशन पे, और वहाँ भी जो जो मेन चीज़ थी जिसके बारे में मैंने बहुत पहले से सोचा हुआ था कि हाँ ठीक है जाएंगे, कभी मौका मिलेगा, पैसे का जुगाड़ होगा या फिर कहीं बंदोबस्त करके जाएंगे, बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ऊपर वाला बैठा है ना यार सब कुछ करवाने के लिए, तो काय को टेंशन लेने का, सब होगा। तो बहुत अच्छा लगा भाई, सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से गया, कहीं भी कुछ फंसने की ज़रूरत नहीं आई। सिर्फ एक कम्युनिकेशन का इशू रहा हैदराबाद में, बाकी और कहीं नहीं। मुंबई में तो भाई थोड़ी बहुत अपनी मराठी वराठी चली, तो एक बंदा था अपना वहीं डॉमेट्री के अंदर, तो उसने मेरे को खुद से ही पूछ लिया, अरे शर्मा जी आपको मराठी आती है? मतलब भाई थोड़ा बहुत नॉलेज है, और बोल भी लेते हैं, पता भी है कि मराठी में किसको क्या बोलते हैं, कैसे क्या करना होता है। तो वहाँ अपना इतना इशू रहा नहीं, और सामने वाले को भी पता नहीं चला कि ये बंदा मतलब हरियाणा से है या फिर महाराष्ट्र का ही है। तो वो भी थोड़ा मतलब शॉक हो गया, उसने पूछा कि आपको मराठी आती है? वेरी गुड यार। तो ठीक है, हो जाता है, हर जगह का मतलब कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। तो भाई अब ये एक्सपीरियंस शेयर करा मैंने, मुझे कैसा लगा, कहाँ कहाँ मैं गया, क्यों गया तो खैर छोड़ो, ऑफिस का काम था। बाकी कहाँ कहाँ जगह घूमे हम, क्या मज़ा आया क्या नहीं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको शेयर करी। तो इस वीडियो को अभी मैं यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो मेरे को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Yeah, uh-huh, uh-huh, uh-huh.